हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना पर। देखिए, आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर का हमारे पास नाम है क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th एनसीईआरटी विज्ञान। ये चैप्टर जो है ये हिंदी मीडियम वालों को देखते हुए बनाया जा रहा है। तो देखिए, चैप्टर का नाम हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यहाँ पर हमारे पास में एक शब्द आया रासायनिक। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको देखने से पहले हम हमारी डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। देखो, बहुत ज़रूरी है, आजकल जिस तरह से एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपको जो आप पढ़ रहे हो उसका डेली लाइफ में कहाँ यूज़ है, उसमें क्वेश्चन दे करके पूछा जाता है कि इसमें क्या है। तो इसीलिए आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। एनसीईआरटी की बुक अपने पास लेकर के बैठेंगे। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए क्या होता है जब। पहला पॉइंट कह रहा है आपको क्या? गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। आप सब जानते हो, जब हम गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो दूध क्या हो जाता है भाई? फट जाता है। अगर हम अपने सिंपल भाषा में कहें तो हम कहें दूध फट जाता है, या फिर हम क्या कहते हैं, दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। लोहे का तवा या तसला या कील को जब हम आर्द्र वायुमंडल में नमी में छोड़ देते हैं तो लोहे को क्या लग जाता है भाई? जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। बिल्कुल। भोजन जब हम पकाते हैं तो भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। जब हमारा शरीर भोजन को पचाता है तो क्या करता है? जटिल पदार्थों को किस में ब्रेक करता है, किस में तोड़ देता है? सरल पदार्थों में तोड़ देता है। और फिर कह रहा है हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन क्या करती है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। क्या करती है वो? ग्लूकोज को तोड़ती है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती है। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल है डेली लाइफ के। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इन एग्जाम्पल्स में हुआ क्या है? हुआ ये है कि हर केस में कुछ ना कुछ नई चीज़ बनी है। दूध को खुला छोड़ा तो दूध फट गया, ठीक है, नई चीज़ बन गई। लोहे पर क्या लग गया? जंग लग गया। अंगूर भी किण्वन हो गया। भोजन को पकाया तो भोजन पक के तैयार हो गया, अब हम उसको वापस उसी तरीके में ले जा सकते हैं। भोजन को पचाया तो वो जटिल से किस में चला गया? सरल में। और हमने ऑक्सीजन ली तो हमने श्वास लिया तो साथ में क्या ली? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो वो भी हमारे पास नया पदार्थ मिल गया। तो इन हर केस में ये जितने भी एग्जाम्पल है 3, 4, 5 और 6, ये जो 6 एग्जाम्पल है, इन सारे एग्जाम्पल्स के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, हो क्या रहा है? इन सब में कोई ना कोई नया पदार्थ बन रहा है। क्या बन रहा है? कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, नया पदार्थ बन रहा है। और वो जो नया पदार्थ बन रहा है, ऐसा कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें नया पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं हम उसे? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। एक बात तो ये है कि इसमें नया पदार्थ बनता है, और दूसरी बात क्या है कि ये इरिवर्सिबल है। क्या है ये? इरिवर्सिबल का मतलब क्या? इसे वापिस से बदला नहीं जाता। जैसे लोहे पर जंग लग गया तो आप उसको एग्जैक्ट सेम लोहा नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे आपने भोजन खाया, भोजन को पचा लिया, अब आप उससे वापस भोजन नहीं बना सकते। तो ये आपके पास में क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। मतलब इसमें ये परिवर्तन, इसमें दोबारा से जो पहली फेज थी वो नहीं आ सकती। अब आपके पास में दूध फट गया, दूध फटने के बाद में, ठीक है, आप वापस उससे दूध नहीं बना सकते। तो ये है, जहाँ भी आपको ऐसा दिखे कि कोई नया पदार्थ बन गया, ठीक है, और उसको आप वापस बदल नहीं सकते, तो ऐसे परिवर्तन को आप क्या बोलते हैं बच्चे? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। और ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, जहाँ जहाँ रासायनिक परिवर्तन होगा, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, जहाँ जहाँ ये रासायनिक परिवर्तन होगा, इसको केमिकल चेंज भी बोल देते हैं। जहाँ जहाँ ये केमिकल चेंज होगा, वहाँ वहाँ जो भी अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने आपके पास में बात की है जंग की, ठीक है, और ये श्वास लेने की, ये हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपने क्या सीखा है? आपने ये सीखा है कि भाई रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जहाँ पर कोई नया पदार्थ बनता है और उसे हम वापस बदल नहीं सकते पहले के जैसे। तो ये दो चीज़ होगी। तो वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा, और जहाँ रासायनिक परिवर्तन होगा वहाँ जो अभिक्रिया होगी उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं। और उस रासायनिक अभिक्रिया को जिस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है, और रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, लिखने का जो कार्य करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे उसे हम? रासायनिक समीकरण। चलो चलते हैं हम आगे। देखो, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, इन सभी परिस्थितियों में क्या हुआ है? मैंने आपको बताया ना, ऊपर हमने जितने भी 6 एग्जाम्पल लिए, सभी में क्या हुआ है? आपकी जो प्रारंभिक वस्तु थी, जो स्टार्टिंग में जो चीज़ थी, जैसे आपने दूध लिया, इसकी जो प्रकृति है और इसकी जो पहचान है वो कुछ ना कुछ बदल जाती है। मतलब आपके पास में क्या बन जाती है? एक नई चीज़ बन जाती है। और पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में आपने कह रहा 9th क्लास में पढ़ा था, पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। तो मैंने आपको बता ही दिया रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। तो ठीक है, तो कह रहे हैं इन सब क्रियाओं में कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है, और जहाँ जहाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ है वहाँ वहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये बात आपको ध्यान रखना है।
तो मतलब सिंपल सी बात, जहाँ पर कोई नई चीज़ बने, ठीक है, जहाँ पर कोई उसे वो जो इरिवर्सिबल हो, जिसे बदला ना जा सके वापस पहले जैसा, और उसी को हम बोलेंगे कि वो रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और रासायनिक परिवर्तन जहाँ होगा वहाँ पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है मैम, हम समझ गए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो अब आप ये बता दिए कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे समझें कि जो अभिक्रिया हुई है वो रासायनिक अभिक्रिया ही है। चलो देखते हैं, ध्यान से सुनते चलना, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा, वास्तविक अर्थ पूछ रहा है किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ गया। हम कैसे जाने कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो इसको पाने के लिए हम पहले एक्टिविटी करते हैं। मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना, कुछ लोग डायरेक्ट स्किप करते हैं। ये जो एक्टिविटी है, ये जो क्रियाकलाप है ना, इनसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आजकल क्वेश्चन थोड़े घूम के पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो आई है ना 2020, उसके अकॉर्डिंग अब चीज़ें जो है वो बदल रही हैं। तो आप ध्यान से पढ़ो, किसी भी चीज़ को पढ़ो एक बार अच्छे से पढ़ो ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। अब कह रहा है, इस क्रियाकलाप को करते वक्त आपको देखना है कि आपके पास में टीचर हो और आपको आंखों पर क्या लगाना है, चश्मा लगाना है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। 3-4 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम रिबन। अब ना आप साथ साथ सिंबल लिखना, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। मैग्नीशियम रिबन लो, इसको किससे साफ कर लो, रेगमाल से। अब क्वेश्चन ये भी आ गया कि मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से साफ क्यों करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर कह रहा है, ये आपने मैग्नीशियम का रिबन लिया, देखो ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या, दोबारा बोलो, Mg। इसको आपने रेगमाल से साफ किया। ये आपके पास में चिमटा था, आपने चिमटे से पकड़ा, चिमटे से पकड़ के ये आपके पास में बर्नर था, इससे आपने जलाया। जब आपने जलाया, यहाँ पर आपने रखी वॉच ग्लास, ये रही, ये वॉच ग्लास है। आपने देखा कि इस वॉच ग्लास के अंदर सफ़ेद रंग का पाउडर जमा हो गया, ठीक है। कह रहा है वॉच ग्लास में कुछ पदार्थ इकट्ठा कर लो। तो मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया है, और किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना क्या कहलाता है, दहन। तो याद रखना, दहन क्या होता है, किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना ही क्या कहलाता है, दहन। कह रहा है आपको आंखें थोड़ी दूर रखनी है। तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पर क्या मिला है, सफ़ेद रंग का पाउडर मिला है, सफ़ेद पाउडर। और ये जो सफ़ेद पाउडर है ना, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, MgO। क्या होता है, MgO। ऑक्सीजन जब भी किसी के साथ जुड़ जाती है ना, तो इसको ऑक्साइड बोल देते हैं। और मैग्नीशियम का सिंबल आपने पढ़ा था Mg। तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपन ने क्या किया, वॉच ग्लास में इकट्ठा किया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि आपने जब मैग्नीशियम के रिबन का दहन किया था, तो वहाँ पर एक सफ़ेद रंग का पाउडर बना, उसका क्या नाम है। तो उसका क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसका क्या फॉर्मूला है, तो आप क्या कहोगे, MgO। यहाँ से एक बात और ध्यान रख लो, मैग्नीशियम धातु किसके अंदर पाई जाती है भाई, क्लोरोफिल में पाई जाती है। ये भी पूछ लेगा कि मैग्नीशियम धातु किस में पाई जाती है, तो क्या कहोगे, क्लोरोफिल में पाई जाती है। ये चीज़ें थी। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या बना है, तो हमने क्या बोला, सफ़ेद रंग का पाउडर बना है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको और चीज़ें करके दिखाती हूँ। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पर लिखना है, समझाना है चीज़ों को। देखो जैसे जैसे आपने किया है ना, वैसे वैसे आप लिख दो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे भाई, हमने क्या लिया है, हमने लिया है मैग्नीशियम का रिबन। तो हम लिख दें कि हमने लिया है जी मैग्नीशियम। क्या लिया है हमने, मैग्नीशियम। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं। जब आपने इसको जलाया तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट थी, इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ, ऑक्सीजन, ठीक है। जब आपने इसको जलाया है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन। और इससे मिला क्या है आपको, सफ़ेद रंग का पाउडर, और जिसका आपके पास में क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये A, ठीक है, ये मिला है आपको, याद रखना। और इसका कलर कैसा है, सफ़ेद है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आप ध्यान रखना। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे, आगे देखिएगा। तो कह रहा है आपने क्या देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, आपने क्या देखा होगा, चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। कि जब मैग्नीशियम रिबन जलता है ना, तो वहाँ पर बहुत ही शाइनिंग वाली सफ़ेद कलर की वो क्या निकलती है, फ्लेम निकलती है, ज्वाला निकलती है, और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, सफ़ेद रंग का पाउडर बन जाता है। और ये सफ़ेद रंग का पाउडर कौन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये आपने क्या पढ़ा है, आपके पास में क्या आई है, तो ये आपने पढ़ी है, क्या आपने ये चीज़ पढ़ी है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। कहेगा सफ़ेद रंग का पाउडर क्यों बना, क्योंकि आपके पास में वायु में जो थी वो क्या हुई थी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब देखो हमने बोला यहाँ पर श्वेत चूर्ण बना, मतलब आप बताओ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो नया पदार्थ बना या नहीं बना, तो एक नया पदार्थ बन गया। और मैंने कहा जहाँ जहाँ नया पदार्थ बनता है वो आपके पास में क्या होता है, वो आपके पास में वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है। अब मैं थोड़ा सा इसको सिंबॉलिक फॉर्म में और लिखती हूँ और पीछे ही जाती हूँ जहाँ मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। तो देखो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस है। तो देखना आपके पास में क्या बना, थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास करना मेरे साथ साथ। हमने बोला हमने लिया मैग्नीशियम, जब हमने इसको जलाया तो वहाँ पर क्या थी, ऑक्सीजन, और हमारे पास में क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपके पास में एक बेसिक इक्वेशन बनी है। अभी मैंने बैलेंस नहीं किया, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि जब भी हम
अब ये किसका एग्जाम्पल है? ये दहन का भी उदाहरण है। किसका एग्जाम्पल है? ये दहन का भी। किसी भी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाना क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। और नया पदार्थ बना है, सफ़ेद रंग का है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। चलो, अब ये क्रियाकलाप पहला था। अब हम देखते हैं एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी क्या करिए। एक परखनली में लेड सीसा लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। किसका घोल लेना है? लेड नाइट्रेट का। थोड़ा ध्यान रखना, जब घोल लेना होता है ना, तो घोल का मतलब होता है ऑटोमेटिक आप में समझ जाए कि आपने वो किस में घोल दिया है। आपने वो जल में घोल दिया है। किस में घोल दिया है? जल में घोल दिया है। ये आपको ध्यान रखना। अब ये कह क्या रहा है कि आपको किसका घोल लेना है? लेड नाइट्रेट का। तो देखो भाई, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है, लेड का सिंबल होता है Pb, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। और लेड नाइट्रेट का आपके पास में सूत्र होता है PbNO3 की ट्वाइस। इसका घोल लेना है, इसका मतलब इसको पानी में बनाना है। और जिस भी चीज़ को हम पानी में घोल के बनाते हैं उसको हम अक्वस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अक्वस। क्याऊ। ये जो क्याऊ है ना, इसका मतलब होता है अक्वस, जलीय विलयन। मतलब आपने किसी भी चीज़ को जल में घोल रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें आपको किसका घोल लेना है फिर? पोटेशियम आयोडाइड का। और पोटेशियम का सिंबल होता है K और आयोडाइड होता है I और अक्वस। कह रहा है इसका घोल लो और दोनों को आपस में क्या करो? मिला दो। तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे वहाँ पर कुछ नई चीज़ बन गई है। क्या बन गई है? कुछ नई चीज़ बन गई है। ये नई चीज़ क्या बनेगी मैं आपको भी बताती हूँ। और जहाँ भी नया पदार्थ बनता है ना, उसको आप क्या बोलते हैं? वहाँ पर क्या हुआ है? रासायनिक परिवर्तन। और जहाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ वहाँ क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो अगर मैं इसकी बेसिक इक्वेशन लिखूँ कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर बैलेंस नहीं कर रही, बाद में सारी बैलेंस भी करूँगी। तो एक बार आप देखो कि हुआ क्या है। तो हुआ है कुछ ऐसा, हमने लिया लेड नाइट्रेट, जल में घोला इसलिए एक्वस लिख रहे हैं, समझ में आ गया आपको? क्याऊ, ठीक है। प्लस में आपने लिया पोटेशियम आयोडाइड, इसको भी पानी में घोला है तो आपने लिखा क्याऊ। क्या बना मैं आपको बताती हूँ। पीले रंग का पदार्थ मिला हमें, येलो कलर का, PbI2, ठीक है। ये सॉलिड है। S जो मैं लिख रही हूँ ना, इसका मतलब है सॉलिड। और हिंदी में तो आप कहोगे ठोस, कि ये पाउडर बना है। किस कलर का? पीले रंग का पाउडर। तो याद रखना, सफ़ेद रंग का पाउडर किसका था? सफ़ेद रंग का था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। पीले रंग का किसका है? लेड आयोडाइड का। और प्लस में आपके पास में बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। अभी मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, बेसिक इक्वेशन लिख रही हूँ। तो ये बन गया। तो याद रखना, सेकंड एक्टिविटी में जो आपको दिखेगा वो दिखेगा येलो कलर का लेड आयोडाइड। PbI2 को क्या बोलते हैं? लेड आयोडाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेड आयोडाइड। और इसका कलर कैसा होता है? पीले रंग का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। होगी ये बात। अब देखते हैं हम हमारी एक्टिविटी नेक्स्ट। कौन सी एक्टिविटी है? एक्टिविटी थर्ड। इससे पहले हम एक बार इरेज कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने लिखा है आई होप आपने नोट कर लिया होगा साथ के साथ, ताकि मैं ये एक्टिविटी थर्ड समझा पाऊँ। तो देखिएगा आपके पास में जो एक्टिविटी थर्ड है वो क्या कह रही है, ठीक है। एक्टिविटी थर्ड आपको कह रही है, एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखंड में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। कौन सी धातु लेनी है? जिंक। और याद रखना भाई, जिंक का सिंबल होता है Zn। ये जो मैं साथ साथ सिंबल लिख रही हूँ आप याद करने की कोशिश करना। जिंक लीजिए। इसमें आपको क्या मिलाना है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। देखो सुनो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ये मिला दीजिए कह रहा है। और अम्ल को हमेशा ध्यान से यूज़ करना होता है। कह रहा है क्या आपको इस जिंक जस्ते के दाने के आसपास कुछ दिखाई देगा? फिर आपको उस प्रखनली को स्पर्श करना है। क्या उसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? आपको ये बताना है। चलो देखते हैं। आपने क्या लिया? जिंक धातु ली। ये सॉलिड होगी, ठोस होगी। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, जहाँ भी तनु शब्द लिखा होगा, और अम्ल की मात्रा कम है। मान लो, सपोज करो कि 95% पानी है और 5% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है। तो आपने सपोज करो आपने ले लिया HCl, ठीक है, ये ले लिया। तनु लिया है, इसको हम डाइल्यूट लिखते हैं, ठीक है, मतलब तनु को डाइल्यूट बोलते हैं, और पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो हम क्या देखेंगे, आप क्या देखोगे, इस जिंक धातु के चारों ओर क्या है, कुछ हुआ क्या? बिल्कुल जस्ते के दानों के आसपास आपको कुछ बबल्स दिखाई देंगे, कुछ आपको बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, कुछ बबल्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो आप क्या देखोगे, बना क्या है एक्चुअल में? तो एक्चुअल में बन जाता है जिंक क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है, और ये बबल्स इस हाइड्रोजन गैस के होंगे। किसके होंगे? हाइड्रोजन गैस के होंगे, ठीक है। और फिर जब आप परखनली को हाथ लगाओगे ना, तो आप क्या देखोगे कि ये ना परखनली जो है ना, ये गर्म हो गई है। इसका मतलब जो तापमान है ना, वो क्या हो गया? बढ़ गया है। क्या हो गया? तापमान बढ़ गया है। ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जब जिंक धातु को हम चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाओ, चाहे आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाओ, क्या बनेंगे? कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और इसके बबल्स जिंक धातु के चारों ओर दिखाई देंगे। और हाँ, परखनली के अंदर जो है परखनली गर्म हो जाएगी, मतलब उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो। जिंक आपके पास में क्या थी? धातु, ठीक है। मैं दूसरा कलर लेती हूँ, आई होप आपको ये क्लियर विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, मैं आपको कह रही हूँ कि जिंक हमारे पास में क्या थी? धातु थी, ठीक है। ये धातु है, ये हमारे पास क्या है? अम्ल। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि जब धातु अम्लों के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है भाई? हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। और ये आपके पास में क्या बना? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, याद रखना।
ये भी आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। क्या, जब धातु अम्लों के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हो गया। तो अब आपने ये 3 एक्टिविटीज़ देखी और 3 एक्टिविटीज़ के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, हमने क्या क्या देखा कि इन सब हर एक केस में एक नया चीज़ बना है, नया पदार्थ बना है। साथ में तापमान में भी परिवर्तन हुआ है, देखो अवस्था में भी परिवर्तन हुआ है, मतलब जो ठोस था वो द्रव में बदल गया या गैस में बदल गया। रंग भी बदला है, कोई सफ़ेद रंग का हो गया, कोई पीले रंग का हो गया। गैस निकली है, देखो इसमें निकली है हाइड्रोजन गैस, गैस का निकास या उत्सर्जन भी हुआ है। और हमने क्या बोला, परखनली का तापमान बढ़ गया, तापमान में भी परिवर्तन हुआ है। यदि आपके चारों ओर कहीं भी ऐसे परिवर्तन दिख रहे हैं आपको, तो समझ लेना वहाँ पर ये क्या है, ये वहाँ पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ध्यान रखना। तो आपसे कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं या कौन से गुण नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया में पहला क्या, अवस्था में परिवर्तन, जैसे ठोस से द्रव बनना, द्रव से गैस बनना। रंग में परिवर्तन, रंग बदल जाएगा। गैस का निकास, गैस निकलेगी उसमें। या फिर क्या होगा, तापमान में परिवर्तन, या टेम्परेचर कम हो जाएगा या टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ये सब होता है। ये जो आपके पास में डायग्राम है ना, ये एक्टिविटी 3 का ही डायग्राम है। क्या डायग्राम है, देखो आपने ये लिया शंक्वाकार फ्लास्क, इसमें क्या डाला, जस्ता गिरा दानेदार, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2SO4। तो आपने क्या देखा, कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है, H2। तो जहाँ पर भी ये 4 चीज़ें दिखाई देंगी, इसका मतलब वहाँ पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अब देखिए, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो हमारे चारों ओर क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है। अब हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, अब हमें ये पढ़ना है इस चैप्टर में कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है आप उनको कैसे दिखाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण हमने क्या बोला कि मैग्नीशियम ने किसके साथ क्रिया की थी, ऑक्सीजन के साथ। क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका रंग क्या था, सफ़ेद था। मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो सफ़ेद रंग का पाउडर था, ठीक है। तो अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया तो अब इसको, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा है, तो हम इसे एक शब्द के रूप में, समीकरण के रूप में लिखना चाहते हैं। तो ये शब्द समीकरण के रूप में हमने लिख दिया, ये रहा शब्द समीकरण। अब देखो, इस एरो के जो लेफ्ट साइड होता है बोला उसे अभिकारक कहते हैं, जो राइट साइड होता है ना उसे उत्पाद कहते हैं। पर मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसे नहीं पढ़ना कि लेफ्ट साइड या राइट साइड इस एरो के, आपको ये पढ़ना है जिन भी चीज़ में परिवर्तन हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ना, ये ऐसे पदार्थ है जिनमें क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ये दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है और जिससे हमारे पास ये क्या बन रही है, कोई नई चीज़ बन रही है। तो जिन भी चीज़ के अंदर परिवर्तन हो रहा होता है ना, रासायनिक परिवर्तन, उनको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है ना हमारे पास, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद में आपको क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए। अभिकारक क्या होते हैं, जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा होता है, और उत्पाद क्या होते हैं, जो नया पदार्थ बन रहा होता है उसे बोलते हैं उत्पाद। हम इसको यहाँ पर अभिकारक लिखेंगे, फिर एरो लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, उत्पाद लिखेंगे। तो ये बन गया आपके पास में। और इसको आप सिंबल की फॉर्म में भी लिखो, ठीक है। सिंबल की फॉर्म में मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, प्लस में ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2। सफ़ेद रंग का पाउडर बना क्या, MgO। ये लो, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। चलो चलते हैं आगे। अब देखो क्या करें, अभिकारकों के बीच में, अभिकारक को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा, बीच में प्लस का साइन लगाया जाएगा। उत्पादों को राइट हैंड साइड लिखा जाएगा, बीच में प्लस का साइन लिखाया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो हमने सिरा लगा, एरो लगाई, ये दिखा रहा है अभी क्या दिखा रहा है, अभिक्रिया होने की दिशा, कि ये ना लेफ्ट साइड से कहाँ जा रही है, राइट साइड, मतलब इधर जा रही है। ये ना अभिकारक से किधर जा रही है, उत्पाद की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, उत्पाद की तरफ, ये दिखाता है। अब ये रासायनिक समीकरण जो था ना, इसको अब आप क्या करो, अब आप इसके सूत्र लिख दो, ये ऐसे, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ, इसमें और बाकी पढ़ने वाला कुछ नहीं है, इसलिए मैं डिटेल बीच में नहीं पढ़ रही। अब आप ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर समझाती हूँ। हमने ये लिखा Mg+O2। आप देखो भाई, यहाँ पर कितना मैग्नीशियम है, 1। यहाँ पर भी कितना मैग्नीशियम है, 1। ये तो बैलेंस है, दोनों बराबर है। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2। यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, 1। तो ये बराबर नहीं है। तो आपको क्या करना है, जितने परमाणु लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही परमाणु आपको कहाँ करने हैं, राइट हैंड साइड। तो आप क्या करोगे इस अभिक्रिया में, देखो हमने क्या बोला कि Mg प्लस में O2 और ये MgO, जिसमें ये दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होती। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं है तो हम उसे बोलेंगे असंतुलित समीकरण। क्या बोलेंगे हम उसे, असंतुलित। तो इसमें बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा समीकरण कैसा है, ये हमारा है असंतुलित समीकरण। कैसा समीकरण है ये हमारा, असंतुलित समीकरण। लेकिन अगर ये तत्व बराबर नहीं है तो इसलिए इनका द्रव्यमान भी बराबर नहीं होगा। क्या नहीं बराबर होगा, इनका द्रव्यमान भी। तो याद रखना, असंतुलित जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर क्या है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या भी बराबर नहीं होती, तत्वों के
परमाणुओं की संख्या भी बराबर नहीं होती और प्लस में उनका दोनों ओर द्रव्यमान भी बराबर नहीं होता, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होती, आप ये कह सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये दोनों साइड बराबर करनी है, मतलब हमें ये समीकरण बनाना है संतुलित। क्या बनाना है, ये हमें संतुलित। अब इसमें आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है, अपने दिमाग का प्रयोग करना है। यहाँ पर मैग्नीशियम एक था, यहाँ पर एक था, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी थी, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1। तो मैं इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए अब मैं ये समीकरण यहाँ लिख रही हूँ Mg+O2 और क्या बना MgO। अब मुझे ये ऑक्सीजन 2 बनानी है, तो सीधी सी बात है भाई, मैं इसको किससे गुना कर दूंगी, 2 से। अब मेरी ऑक्सीजन तो हो गई बराबर, अब मैग्नीशियम भी कितनी होगी, 2, यहाँ पर कितनी है, 1, तो मैं इसको भी किससे गुना कर दूंगी, 2 से। अब आप देखो मैग्नीशियम कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, इसके आगे वाले कोफिशिएंट देखना है, यहाँ पर कितना है मैग्नीशियम कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, 2, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी है, 2, सब बराबर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड में। और ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन ही आता है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि हमें समीकरण को क्या करना पड़ा, संतुलित करना पड़ा, हमें असंतुलित क्यों नहीं रखा। आप हमेशा समीकरण को संतुलित रखेंगे, मतलब क्या कि जितने तत्व परमाणु के तत्व लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही राइट हैंड साइड होना चाहिए। संतुलित क्यों किया बच्चे, क्योंकि हमने बोला अगर ये असंतुलित है तो यहाँ पे द्रव्यमान बराबर नहीं है। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें द्रव्यमान का न तो निर्माण होता और ना ही विनाश होता, और ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। और इस नियम को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। याद रखना, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जब भी आप कोई रासायनिक अभिक्रिया करने लगते हो तो जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही द्रव्यमान बाद में भी होता है, मतलब उसके द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन असंतुलित में तो द्रव्यमान बराबर नहीं है। तो इस द्रव्यमान को बराबर करने के लिए, मतलब द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को फॉलो करने के लिए हमें असंतुलित समीकरण को क्या करना पड़ा, संतुलित करना पड़ा। समझ में आई बात। तो अगर आपसे पूछ ले कि हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को फॉलो करने के लिए। अब देखो इसकी दूसरी परिभाषा क्या है। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की पहली परिभाषा थी आपके पास में ये वाली, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता ना विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, उत्पाद के तत्वों का टोटल द्रव्यमान, मतलब राइट हैंड साइड वाला, बराबर होगा अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड द्रव्यमान बराबर होगा। अब जो असंतुलित समीकरण होता है ना, इसे कंकाली समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे कंकाली समीकरण भी बोलते हैं। और फिर हमने इसको क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। क्या कर दिया हमने इसको, संतुलित कर दिया। अब जैसे देखो, अब ये कह रहा है आपके पास में, मैंने ये एक दे दी रिएक्शन, क्या नाम दिया है, जिंक। मैंने आपको अभी भी बताया जिंक होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है H2SO4। कह रहा है क्या बना, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस में कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन। तुम खुद बताओ अब ये संतुलित है या असंतुलित। तो आप क्या देखोगे, ठीक है, यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ पर भी जिंक 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर पूरा SO4 है, यहाँ पे पूरा SO4 है। तो ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन संतुलित है। चलो जी, ये हो गया आपके पास में, आपका समझ में आ गई होगी बात। और अगर इस रिएक्शन को मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, फिर से लिख रही हूँ, जिंक क्या होती है, धातु, और ये क्या है, एक अम्ल। जब भी धातु अम्लों के साथ क्रिया करती है तो ये क्या बना आपके पास में, लवण, और प्लस में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो मैं बार बार बता रही हूँ, जब भी धातु अम्लों के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है। ये एरो मैंने ऊपर दिखा दी, इसका मतलब ये निकल गई। ठीक है, अब हमने इसका यूज़ कर लिया। अब मैं ये ऐसे लिख के नहीं दिखाऊंगी टेबल में, ये आप खुद लिखोगे। अब देखो मैं ये क्वेश्चन करवाती हूँ आपको, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सारी है संतुलित मैंने कर दिया। अब देखो कह रहा है ये आपके पास में रिएक्शन है, इसको आपको संतुलित करना है। ध्यान से देखो थोड़ा, यहाँ पर आयरन कितने हैं, 3, यहाँ पर आयरन कितना है, 1। एक बार मैं स्केलेटन इक्वेशन लिख लूँ, Fe प्लस में H2O बना क्या है, Fe3O4 प्लस H2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आयरन 3 है, यहाँ पर आयरन 1 है, तो चुपचाप मैं इसको किससे गुना कर दूंगी, 3। अब मेरे दोनों साइड आयरन तो बराबर हो गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1, तो मैं इसको किससे गुना कर दूंगी, 4 से। अब मेरी ऑक्सीजन भी बराबर हो गई। अब मैं क्या देखती हूँ, मेरी हाइड्रोजन कितनी होगी, 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितनी है, 2, तो इसको भी मैं किससे गुना कर दूंगी, 4 से। तो मेरी हाइड्रोजन भी बराबर हो गई और मेरी रिएक्शन क्या बन गई, संतुलित। तो चुपचाप इसके आगे कितना लगा, 3, इसके आगे कितना लगा, 4, और यहाँ पर भी कितना लगा, 4। पेपर में यूँ भी कह देगा कि आपके पास में एक समीकरण है XFeYH2O, आपके पास में बना है Fe3O4 प्लस में ZH2, और कहेगा X, Y और Z की वैल्यू बताओ। अब तुम ही बताओ भाई, X की जगह कितनी वैल्यू आ गई, 3, Y की जगह कितनी वैल्यू आ गई, 4, और Z की जगह कितनी वैल्यू आ गई,
तो आपके पास में कितनी आ गई 4। तो ऐसे बना सकते हो आप। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। मैं बार बार कह रही हूँ, जब भी आपको रासायनिक समीकरण लिखने हैं तो आपको उसको संतुलित ही लिखना है, ठीक है। चलो ये हो गया। देखो कितना बड़ा किया है, ये बनी इसकी, ध्यान से देखो, ये रहा संतुलित समीकरण। इतनी जो रामलीला हमने पढ़ी ये रही, ये मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दी। तो इनमें दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। और जो हमने तरीका लगाया, इसको कौन सी विधि बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। हमने अपने आइडिया से किया इसको, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए। चलो आगे देखिए। अब उसके बाद में आ रहा है क्या, जब भी आप कोई समीकरण लिखें तो पहली कंडीशन तो क्या है कि आपको वो समीकरण कैसा लिखना है, संतुलित लिखना है। याद रखना, जब भी आप कोई रासायनिक समीकरण लिखे तो पहली शर्त है कि आपको वो संतुलित लिखना है। दूसरी बात, आपको उसकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए। भौतिक अवस्था क्या मैम, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो चीज़ है वो गैस है, द्रव है, जलीय है या ठोस है। अगर तो गैस है तो आप उसके लिए लिखेंगे G, अगर तो द्रव है मतलब लिक्विड, आप उसके लिए लिखेंगे L, और अगर जलीय है तो मैंने आपको बताया था आप उसके लिए लिखेंगे A क्या हो, और अगर ठोस है तो आप उसके लिए लिखेंगे S। देखो ये रहा, ध्यान से सुनना, आपके पास में ये बात यहाँ भी दे रखी है इसने। गैस के लिए G, लिक्विड के लिए L, जलीय के लिए अक्वस और ठोस के लिए S से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो देखो लोहा क्या था, सॉलिड। और ये ना याद रखना, आयरन ऐसी धातु है जो हमेशा किसके साथ क्रिया करती है, भाप के साथ, स्टीम के साथ क्रिया करती है। H2O गैस, गैस का मतलब है स्टीम, भाप बन गया। अगर मैं लिखती H2O लिक्विड तो होता है ये जल, ठीक है। और क्या बना, ये Fe3O4 आयरन का ऑक्साइड, ये कैसा है, सॉलिड, और प्लस में हाइड्रोजन निकली क्या, गैस। तो मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, G। तो ये लिखना बड़ी ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया, कौन सी धातु ऐसी है जो भाप के साथ क्रिया करती है, तो क्या है, आयरन। क्लियर हुई। और देखो आयरन ने जैसे ही भाप के साथ क्रिया की तो कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस। ये भी ध्यान लिखना, ठीक है, ये भी आ जाएगा क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में सारी चीज़ें आएंगी। अब देखो ये लिख दिया। अब कह रहा है कि हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक यह आवश्यक ना हो। कह रहा है कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे केमिकल रिएक्शन में ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, अक्वस लिखो, ठीक है। लेकिन कह रहा है कभी कभी अभिक्रिया की उपस्थिति में आपको तापमान भी देखने को मिलेगा लिखा हुआ, दाब भी देखने को मिलेगा, उत्प्रेरक भी देखने को मिलेगा, तीर के ऊपर या नीचे। ये रहा, जैसे ये रिएक्शन देखो, ये तीर के ऊपर आपको 340 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर किसकी इकाई होती है, दाब की, प्रेशर की। ATM का मतलब है बच्चे यहाँ पर एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर किसकी इकाई होती है, प्रेशर की, दाब की। तो ये आपको एरो पे दिखेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ क्रिया की तो ये क्या बन गई, मिथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे उसमें मिथेनॉल है, CH3OH को क्या बोलते हैं, मिथेनॉल, ये बन गया। कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन गैस, ठीक है। एक हिंदी में बताती हूँ आपको, क्या बोलते हैं इसको, जहरीली गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जहरीली गैस बोलते हैं, याद रखना, बहुत खतरनाक होती है गैस। अगला देखो, अगली ये जो प्रक्रिया ये आपके पास कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण विधि। कौन सी विधि है ये, प्रकाश संश्लेषण विधि। आप सबने पढ़ रखी होगी। प्रकाश संश्लेषण विधि क्या होती है, ऐसी विधि जिसके द्वारा जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो देखो प्रकाश संश्लेषण विधि में कहेगा किन किन कच्चे पदार्थों का होना जरूरी है। तो पहला आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आएगा जल, तीसरा आएगा सूर्य का प्रकाश, और चौथा आएगा क्लोरोफिल। इन 4 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किन 4 चीज़ों का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। और मैंने आपको पढ़ाया क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, वायुमंडल से। जल कहाँ से आएगा, पौधों की जड़ों से। सूर्य का प्रकाश कहाँ से आएगा, सूर्य से। और क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है, पौधों की हरी पत्तियों में। तो इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज। याद रखना ग्लूकोज का सूत्र भी क्या है, C6H12O6 अक्वस, और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन, और प्लस में क्या, H2O। तो ये हो गया। अब यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकाश संश्लेषण से, मैं वो भी बता देती हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे कौन सी गैस अंदर लेते हैं, तो कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। ग्लूकोज का सूत्र बताओ, C6H12O6। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण विधि किसे बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए किन कच्चे पदार्थों की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन बन जाएंगे आयो आपके पास। चलो देखिएगा, अब आता है क्वेश्चन। कह रहा है वायु में जलाने से पहले रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इसका मैं आंसर दे देती हूँ। वैसे मैं आपको एक एक क्वेश्चन अलग से भी करवाऊंगी। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के साथ कुछ अशुद्धियाँ लगी हुई होती हैं, और जब मैग्नीशियम जलता है ना तो उस पर सफ़ेद रंग का पाउडर जम जाता है,
तो फिर उसको क्लियर करने के लिए, उसको उतारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसको साफ करते हैं रेग मार्क से। अब कह रहा है संतुलित समीकरण लिखिए। क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होती है H2, क्लोरीन होती है Cl2, और कह रहा है बना क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये लो समीकरण कैसा लिखना है? संतुलित। कितनी हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पर कितनी है? 1, तो किससे गुना कर दूँ? 2 से। कितनी क्लोरीन है? 2। क्लोरीन कितनी है? 1, तो इसको किससे गुना कर दूँ? 2 से। बन गया ये तो। अगला बेरियम क्लोराइड, ये थोड़ा बड़ा है, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। ये होता है बेरियम क्लोराइड। फिर आता है एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 की थ्राइस। अब ये कैसे लिख रहे हो मैम आप? तो ये क्लास 9th में आपको सारा सिखाया जाता है। अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको भी देख लेंगे। फिर बनता है आपके पास में बेरियम सल्फेट। याद रखना बच्चे, बेरियम सल्फेट के सफ़ेद रंग के प्रेसिपिटेट बनते हैं। किस रंग के? सफ़ेद कलर का विक्षेपण बनता है जो नीचे बैठ जाता है। और प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड। संतुलित करना है भाई। तो 2 ठीक है। कितनी एल्यूमिनियम थी? 2 थी ना, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दी। ठीक है। Cl3 कितनी हो गई है? यहाँ पर 3 बेरियम क्लोराइड लगाऊँ। तो ये आ गया 3 बेरियम सल्फेट, ये बन गया। आगे देखो सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na, जल का सिंबल होता है H2O। इन दोनों ने क्रिया करी और क्या बना आपके पास में? H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है NaOH, और प्लस में कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। ये बना आपके पास में सोडियम ने, सॉरी मैंने यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, एक बार रुको, इसको करेक्ट कर देती हूँ। सोडियम ने किसके साथ क्रिया की है? जल के साथ, H2O। ये बना आपके पास में। अब आपको बैलेंस करना है। ये लो, हो गया बैलेंस। 2 लगा दिया मैंने। NaOH, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH, इसी को ही बोलते हैं कास्टिक सोडा। ये भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ में लिख लो, याद कर लो। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा। फिर एकदम सारे सूत्र याद नहीं होंगे, तो कौन से बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा। और देखो, धातु जब जल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये भी ध्यान रखना, धातु है ये। धातु जब जल के साथ क्रिया करती है तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु जब अम्लों के साथ क्रिया करती है तब भी कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन को चलो लिख देते हैं। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चंस के साथ ही करवा दूंगी सारे, तो पहले आप इतना ध्यान रखना, ये करना। तो ये था। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने इस चैप्टर का एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया कि रासायनिक, देखो क्या पढ़ लिया, इसमें मैं आपको समरी बनाती हूँ। आपने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया, और वो जो पोर्शन था ना आपके पास में, इस पेज पे करवाती हूँ। ठीक है, वो आपके पास में क्या क्या पढ़ा आपने अभी तक? तो पहले आपने पढ़ा है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। मैं छोटा लिख रही हूँ। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बहुत सारे उदाहरण पढ़े। स्टार्टिंग में आपने 6 एग्जाम्पल पढ़ लिए। ठीक है, फिर आपने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमने पढ़ा अभिकारक क्या होता है। फिर हमने पढ़ा उत्पाद क्या होता है। फिर हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संतुलित और असंतुलित। असंतुलित को कंकाली भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने ये कुछ क्वेश्चन किए। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए किन किन चीज़ों का होना जरूरी है, जैसे तापमान में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो इतना सब पढ़ा। अब हमें नेक्स्ट जो क्लास में पढ़ना है वो पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। तो आपने पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रिया कितने अलग अलग टाइप की होती है, इसके प्रकार। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लास अच्छी लगी होगी, आपने क्लास को एंजॉय किया होगा।